हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन। तो चैप्टर पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 9। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हमें मैनकाइंड की उत्पत्ति का यानी कि मानव जाति जो है, मनुष्य जो है, वो सबसे पहले कहाँ पर मतलब कि उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ पे हुआ है, इसके एग्जैक्ट प्लेस के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो एविडेंस है ना, यानी कि जो भी एविडेंस यानी कि जो भी रिमेन पार्ट्स हैं, जो भी हमें मिला है एविडेंस यानी कि सबूत यानी कि कह सकते हैं उस समय के जो भी रिमेन्स मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमन स्पीसीज़ है वो सबसे पहले वो अफ्रीका के एरिया में डेवलप हुई थी। क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन था ना, वो ह्यूमन लाइफ के एवोल्यूशन के लिए वहाँ का कंडीशन जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, यानी कि जो टेम्परेचर था, जितना हीट रहना चाहिए, कितनी गर्मी सर्दी, इस तरह का जो था वो फेवरेबल था। वहाँ वाटर वगैरह अवेलेबल था, ये सब चीज़ वहाँ के जो कंडीशन था वो उनके फेवर में था। इसलिए वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अफ्रीका में ह्यूमन स्पीसीज़ के ओरिजिन हुआ। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो ह्यूमन स्पीसीज़ थी बाद में वो घूमते घूमते एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी फैल गई इधर उधर। तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन अर्ली मैन की लाइफ के बारे में है, वो सभी हमारे उन समय के रिमेन्स जो हैं, बचे हुए अवशेष जो हैं, उसी पे बेस्ड हैं। उसी के आधार पर हम उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे उस समय के जो खुदाई वगैरह हुई, उस समय के जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले, सामान, और जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स क्या है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे डू यू नो में। जो फॉसिल्स हैं, जो टूल्स मिले, उन सभी से मिलते हैं। और ये सब कैसे मिले? जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने अलग वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जब खुदाई करी, एक्सकवेटेड मतलब कि खुदाई करी, तो उस समय जो मिले उन्हीं सब से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अर्ली मैन के लाइफ के बारे में। इनमें से जो ज़्यादातर जो टूल्स थे वो स्टोन्स के बने हुए होते थे। इसलिए उस टाइम पीरियड को जब स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था, उसे स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्टोन एज है, इसे फिर आगे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज जो है उसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, और जो मेसोलिथिक एज है उसे मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, और जो नियोलिथिक एज है उसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ डू यू नो में बताया गया कि फॉसिल्स के बारे में। तो जो भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, वे सभी जब डेड हो गए तो उसके बाद उन पर से उनकी बॉडी पर धूल मिट्टी वगैरह पड़ के या और उस पर रॉक बन गया, उस पर चट्टान बन गई और वो अंदर दबे हुए थे। तो उनके जो भी रिमेन्स बचे हुए मिले, प्रिंट्स जो भी, इम्प्रेशंस जो भी मिला, उसी को क्या कहते हैं? हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे उनके हड्डियों के पार्ट्स वगैरह मिले, वो सब फॉसिल्स कहे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इंडिया का मैप में दिखाया गया है कि जो तीनों स्टोन एज हैं उस समय कहाँ कहाँ इंडिया में वो सारे स्टोन एज चल रहे थे। तो अभी तो देखिए इंडिया में हर जगह पॉपुलेशन है, लेकिन उस समय लोग बहुत कम होते थे दुनिया में। तो कुछ ही गिने चुने जगहों पर लोगों को देखने को मिला था। तो लोग देखिए पैलियोलिथिक साइट में कहाँ कहाँ पे थे। जहाँ पे ट्रायंगल शेप में बना हुआ है वो पैलियोलिथिक साइट है, यानी कि यहाँ इस समय यहाँ पे लोग थे पैलियोलिथिक एज में। फर्स्ट देखिए यहाँ पे कुरनूल है और हुंसकी है और भीमबेटका। ये 3 साइट है इंडिया में जो पैलियोलिथिक टाइम में यहाँ पे लोग रहा करते थे। और दूसरा देखिए अब मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्कल जैसा बना हुआ है, वहाँ पर है। तो नीचे यहाँ पे देखिए आदि चन्नालूर है, और उसके बाद ब्रह्मगिरी है, चंदौली, जोरवा, सिंघमपुर, उज्जैन, और बस इतना, ये सारा मेसोलिथिक साइट है। और उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं, ये जो स्क्वायर शेप में हैं, वो सभी नियोलिथिक साइट। जैसे यहाँ पे नीचे में है पय्यमपल्ली, फिर है हल्लूर, और फिर यहाँ पर आपका है इधर दाऊ जली हर्डिंग, चिरांद, कोल्डीवा, महागरा, और इधर कश्मीर के साइड बुरझोम, और यहाँ पे पाकिस्तान में ये मेहरगढ़। ये सभी जो है नियोलिथिक साइट हैं। अब हम इन तीनों एज के बारे में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो पैलियोलिथिक एज, तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पुराना, और लिथिक का मीन्स होता है स्टोन, यानी कि पुराना समय में जो स्टोन एज था उसके बारे में। जो पैलियोलिथिक मैन थे वो स्टोन टूल्स बनाते थे अपने आप को जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, यानी अपनी सुरक्षा करने के लिए। और फिर वो इन स्टोन टूल्स का यूज़ जानवरों का शिकार करने के लिए, मीट की कटिंग करने के लिए, लकड़ियों की कटाई करने के लिए और गड्ढे खोदने, इन सब के लिए भी किया करते थे।
तो उस समय का जो ये टूल्स था उसे कोर और फ्लैग टूल्स के नाम से जाना जाता था। कोर टूल्स क्या होते थे, जो बड़े साइज़ के जो स्टोन्स होते थे ना, उनके जो नुकीले पार्ट्स होते थे उनसे शिकार किया जाता था। तो जो बड़े-बड़े साइज़ के जो पत्थर हुआ करते थे उसे कोर टूल्स कहा जाता था। और फिर जब ये बड़े पत्थर होते थे, जब टूट जाते थे गिरने से, तो जो छोटा टुकड़ा जो उसका हो जाता था, उस छोटे हुए टुकड़े को क्या कहा जाता था, फ्लैग टूल्स कहा जाता था। जो टूल्स उस समय यूज़ किए जाते थे ना, वो क्रूड और अनपॉलिश्ड होते थे। क्रूड यानी कि मतलब कि किसी भी तरह का उसमें कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं किया हुआ, ऐसे ही बस जो नेचुरल पत्थर अवेलेबल होता है ना इन्वायरमेंट में, उसी तरह का था। उसमें कोई भी उसको घिस के उसमें धार वगैरह लगाया हुआ, नुकीला किया हुआ नहीं होता था। जो इस समय का मैन था वो फूड हंटर और गैदरर था। फूड हंटर यानी कि वो अपनी फूड के लिए हंट करता था, शिकार करता था जानवरों का और फिर उसे ही खाता था, या फिर जंगलों में जो भी फल फूल उसे नेचुरली अपने आप जो उगते थे वही वो चुन करके खाता था। तो इसलिए वो फूड की सर्च में एक प्लेस से दूसरी प्लेस घूमता रहता था। जैसे कि एक जगह के आसपास का इलाका में उसने सारे फल वगैरह चुन के खा लिए और जो जानवर थे वहाँ उसको मार के खा लिया, या तो वहाँ से वो जानवर भाग गए, तो फिर वो उसका पीछे करते हुए उस जगह से दूसरी जगह जाता था जहाँ पे फिर उसे फूड मिल जाए। जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी यानी सबसे बड़ी उपलब्धि थी इस समय के मानव की, वो क्या थी कि उसने एक्सीडेंटली यानी कि अचानक से, जानबूझ करके नहीं, अचानक से, जैसे कि उसने दो पत्थरों को जब उसका स्टोन्स का टूल बना रहा था तो उससे उसको मार के तोड़ता होगा, तो इस तरह से करके अचानक से उससे फायर की डिस्कवरी हो गई। जो फायर था वो उसे ठंड से बचाने के लिए केवल गर्मी ही नहीं देता था, बल्कि वाइल्ड एनिमल्स से उसे सेफ्टी भी प्रोवाइड करता था। और इतना ही नहीं, वो अब जो है फूड को रोस्ट करके यानी पका करके खाने में भी उसने सीख लिया था। इससे क्या हुआ, जो फूड था वो और टेस्टी लगने लगा और खाने में सॉफ्ट लगने लगा। तो इंडिया में जो पैलियोलिथिक एज के कुछ रिमेन्स हैं इस साइड के, वो क्या हैं, तो वो हैं भीमबेटका, हुंसगी और करनूल। ये सब साइट पाए गए हैं पैलियोलिथिक एज के, जो कि अभी आपको मैंने मैप में दिखाया था। यहाँ पे देखिए डू यू नो में बताया जा रहा है कि जो अर्ली मैन है वो अलग अलग टाइप के हाउसेज का यूज़ करता था रहने के लिए। जैसे कि पिट हाउस। पिट हाउस क्या होता है, जो गड्ढा खोद करके नीचे ज़मीन के अंदर बनाया जाता था। ये एक ही जगह पाया गया है, बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है, अभी के कश्मीर वाले एरिया में है। और फिर केव्स यानी कि जो गुफा होती थी, या फिर ओपन एयर साइड यानी खुले आसमान में रहता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें पिट हाउस मिला है बुर्ज होम, जो कि प्रेजेंट में कश्मीर में है वहाँ पर। इसमें क्या था कि गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर लोग रहते थे और अंदर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए उसमें सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। नेक्स्ट हमारा मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो मीसो का मतलब क्या होता है, मीसो का मतलब होता है मिडिल यानी कि बीच का। तो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच का जो समय था उसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। ये पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, इसके बीच का जो समय है उसे मेसोलिथिक से रेफ़र किया गया है। तो इस समय जो लोगों ने टूल्स था, अब इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लग गया था, वो थोड़ा अच्छा और ज़्यादा शार्प वगैरह करके अब बनाने लगा था। और साथ ही अब जो ये स्टोन टूल्स था ना, उसके साथ साथ अब उसने हॉर्न्स के यानी सींग, जानवरों के जो मरे हुए जानवर हैं उनके सींग का, उनकी हड्डियों का भी अब वो टूल बनाने लगे थे। अब वो क्या करते थे, छोटे छोटे स्मॉल का जो स्टोन्स होते थे उसको दो स्टिक्स के बीच में फिट करके और उससे जानवरों का शिकार करते थे। जैसे कि इस तरह से लकड़ी है और इसके बीच में छोटा स्टोन को ऐसे फिट कर दिया, जैसे कि आपने अगर देखा हो जिसे गुलेल कहा जाता है, तो उस तरह से अब इसने बना करके छोटे स्टोन से भी शिकार करना सीख लिया था। जो मैन है मेसोलिथिक एज का, अब उसने पेड़ों की टहनियों से घर भी बनाना शुरू कर दिया था। और उसने जो उनके एंसेस्टर थे ना, यानी कि उसके जो पूर्वज थे, जो पहले से ही फूड हंटर और गैदरर थे, तो वो जो जो खाते थे वही अब वही चीज़ें इन्होंने जारी रखा खाना, यानी कि अब ये लोग अभी भी वही चीज़ें खाते आ रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। जैसे सीड्स, दाने वगैरह, बेरीज जो जंगलों में उनको मिलता था तोड़ के खाते थे। रूट्स, जड़ वगैरह भी बहुत सारे प्लांट्स के हैं खाने लायक। जैसे कि जड़ कैसे होता है, जो हमारा मूली होता है, मूली क्या है, वो जड़ ही है। तो उसी टाइप के बहुत सारे जो जड़ थे जो एडिबल होते होंगे वो सब खाते थे। नट्स खाते थे, फिश खाते थे, जो उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज भी किया करते थे। धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे जो लोग हैं अब ये क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि अब वो फूड को प्रोड्यूस करने लगे, उसको उपजाने लगे। एंड मूव्स टू वाटर सोर्सेज। तो इसके लिए उन्होंने क्या ज़रूरत थी, फसल जब उपजाएंगे तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होगी उसको सिंचाई के लिए। तो अब वो वाटर सोर्सेज की तरफ मूव करने लगे, जैसे रिवर और लेक्स, उसके किनारे जाने लगे, क्योंकि वहीं से तो वो वाटर उसकी सिंचाई कर पाएंगे फसलों की।
तो शुरुआत में जो एग्रीकल्चर था वो इस समय जब आदमी ने सीखा तो ड्रॉप्स यानी कि सीड्स को ऐसे ही गिरा देता था मिट्टी में, सॉइल में, और उससे वो प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता था। और फिर उसने एनिमल्स को टेमिंग यानी कि पालतू बनाना भी सीखा शुरू कर दिया, जैसे कि काव, गोट, शीप, पिग, ये सब को पालतू बनाने लगा जो उसकी ज़रूरत के समय उसको ज़रूरत को पूरा करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो डॉग है ना वो फर्स्ट एनिमल था जो मानव के द्वारा पालतू बनाया गया था। मेसोलिथिक मैन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड और रेन से क्या करता था कि एनिमल्स के जो स्किन्स होते थे उसको यूज़ करता था कपड़े के रूप में, अपने आप को किससे, कोल्ड से बचाने के लिए और रेन से। तो इंडिया में जो मेसोलिथिक टाइम का जो साइट है, कहाँ कहाँ पे मेसोलिथिक टाइम में लोग रहते थे, तो वो कौन कौन सा है, उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंघमपुर है, ये सभी हैं। अब हम पढ़ेंगे न्योलिथिक एज के बारे में। तो न्यू का मतलब होता है नया। तो इस समय में जो लोग थे उन्होंने अब नई नई स्टोन्स के टूल्स बनाना और अच्छे हार्ड और स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाना सीख लिया था। अब वो एक स्किल्ड टूल मेकर बन गया था, यानी कि एकदम स्किल्ड, यानी कि बहुत अच्छे से प्रोफेशनली तरीके से अब वो एक टूल बनाने सीख गया था। अब उसने टूल्स को पॉलिश करना और ग्राइंड करना, यानी घिस करके उसमें धार लगाना, पॉलिश करके चिकना करना, चमकदार बनाना, इस तरह के टूल्स और हथियार बनाना उसने शुरू कर दिया था। क्योंकि अब वो इतने लंबे टाइम से जब टूल बनाते बनाते अब उसमें बहुत कुछ और भी उसमें चेंजेस करना सीख लिया था। आगे डू यू नो में बताया जा रहा है कि जो न्योलिथिक मैन था उसे अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे हंटर्स अब बन गए थे। दे लर्न ऑर्गेनाइज हंटिंग एंड स्टोर फूड फॉर लॉन्ग विंटर्स। अब वो जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से शिकार करना सीख गए थे, क्योंकि इतने लंबे टाइम से पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज से शिकार करते आ रहे थे लोग, तो अब बहुत अच्छा से वो शिकार करना और हथियार बना के अच्छे अच्छे हथियार यूज़ करके शिकार कर लिया करते थे। और क्योंकि अब उन्हें खेती आ गई थी, एग्रीकल्चर करने लगे थे, तो वो फूड को स्टोर करके रखते थे ताकि लंबे समय तक ठंड के मौसम में उसे यूज़ कर सकें। इस वेपन्स जो उसके जो हथियार थे ना उसमें क्या क्या होता था, स्टोन का एक्स है, नाइफ्स है, स्पीयर, हार्पून, वुडन बोज और स्टोन टाइप्ड एरोज, ये सब होते थे उसके हथियारों में। इस तरह के कुछ टूल्स जो हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में पाए गए हैं। द प्लेस रिलेटेड टू द न्योलिथिक एज इन इंडिया। तो इंडिया में न्योलिथिक एज से रिलेटेड प्लेस कौन कौन से थे, तो बुरझोम, मेहरगढ़, चिरौन, दाऊजिली हार्डिंग, हल्दूर और कोल्डिवा, ये सभी न्योलिथिक साइट इंडिया में पाए गए हैं। न्योलिथिक मैन स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स। जो न्योलिथिक मैन था उसने अनाज उपजाना शुरू कर दिया था, जैसे कि चावल और गेहूँ। ही रिगार्डेड अर्थ एज हिज मदर एंड वर्शिप्ड इट। अब उसने देखिए अर्थ को जो है अपनी माँ समझ करके उसको रिस्पेक्ट देने लगा और रिस्पेक्ट में उसकी पूजा करने लगा, क्योंकि वो अर्थ से ही उसने जो ग्रेन्स वगैरह उपजाने लगा, उससे खाना मिलने लगा, तो उसे लगा कि ये हमारी क्या है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसे भोजन कहाँ से मिलता है, माँ से ही मिलता है, माँ का ही दूध पीता है। तो उसी तरह से जब अर्थ पे उसने जब भोजन जो ग्रेन्स वगैरह उपजाया उसी से उसको भोजन मिलने लगा, तो वो उसको का सम्मान करने लगा अर्थ को, और उसकी अपनी माँ मानने लगा और उसकी पूजा करने लगा। और न्योलिथिक मैन जो है वो मृत्यु के बाद भी लाइफ होती है ऐसा वो मानते थे। इसलिए जब भी जो भी डेड आदमी होता था, डेड बॉडी, उसको जब भी दफनाया जाता था तो उसके साथ उसकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि बेड्स, पॉट्स, टूल्स वगैरह वो सब भी उसके साथ वहाँ पर रख करके उसको दफनाया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अपनी अब दूसरी लाइफ जो उनकी होगी वहाँ पर इसका ये यूज़ करेंगे। इट वॉज बिलीव्ड दैट दे माइट नीड दैम इन अनदर लाइफ, यानी कि ऐसा माना जाता था कि वे इसका यूज़ अपनी दूसरी दुनिया में करेंगे, क्योंकि मरने के बाद अब वो दूसरी दुनिया में चले गए हैं तो वहीं पे इसका यूज़ करेंगे। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर द इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ न्योलिथिक एज। देखिए न्योलिथिक एज के लोगों की इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, यानी कि मतलब कि बहुत बड़ी उपलब्धि जो होती है, अचीवमेंट, उसने क्या था कि अब उसने फसलों की खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था और शुरू कर दिया था। एज ही डिड नॉट हैव टू मूव कॉन्स्टेंटली। तो अब क्योंकि जब ये सब सीख लिया उसने, तो अब उसको फूड की सर्च में लगातार एक जगह से दूसरी जगह जो था जाना नहीं पड़ता था, इसलिए अब उसने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था एक ही जगह रह करके। क्योंकि देखिए जब वो फसल लगाता था तो फसल को जानवरों से रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसको वहाँ पर रहना पड़ता था जब तक कि वो फसल पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, उसकी कटाई ना हो जाए। फिर उसको जब स्टोर करके घर में रखता था
जहाँ भी वो रहता था, गुफा वगैरह में, हट वगैरह में, तो वहाँ पर रखता था। तो फिर उसको उतना सारा अनाज को छोड़ के कहाँ जाएगा, तो उसको जब खाने के लिए वहाँ मिल ही जाता था तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी उसको, क्योंकि वो तो खाने के लिए नहीं इधर उधर घूमता था। तो जब एक जगह रहने लगा तो उस तरह उसका सेटल लाइफ उसने शुरू कर दी। और जब सेटल लाइफ में रहना शुरू किया तो इस तरह से जो फैमिली नाम की इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो परिवार है, उसका जन्म हुआ। अब जो है सो उसके पास टाइम काफ़ी बचने लगा, क्योंकि अब उसे खाने के लिए दिन भर इधर उधर ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता था। तो इस कारण से जो टाइम की अब उपलब्धता हो गई उसके पास अब, और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी अब उसके पास हो गया। तो इससे क्या हुआ, अब उसके अंदर नई नई स्किल्स डेवलप होने लगे। ही इन्वेंटेड द सिकल फॉर कटिंग। उसने कटिंग करने के लिए, फसलों की कटिंग और घासों की कटिंग के लिए सिक्कल यानी कि हंसुआ का इन्वेंशन किया। और पेड़ों को काटने के लिए एक्स का इन्वेंशन किया। और जो ग्रेन्स वगैरह हैं उनको ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए ग्राइंडिंग स्टोन का इन्वेंशन किया। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ नीटिंग एंड वीविंग। उसने आर्ट यानी कि उसने क्या, बिनना वगैरह, कपड़े बिनना, स्वेटर बुनना, इस सब की कला का भी जो आर्ट था उसने सीख लिया। अब ही स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स। अब उसने कपड़े बिनना शुरू कर दिए ऊन के और जूट करके। ही कार्व लिटिल स्टेचूज ऑफ फ्रॉम आइवरी एंड स्टोन एंड बोन्स। अब उसने जो है सो आइवरी यानी कि जो दांत होते थे हाथी के, बड़े बड़े दांत, उससे और हड्डियों से छोटे छोटे स्टेचूज बनाने भी सीख लिए थे। सेटल लाइफ ऑल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब सेटल लाइफ हो गया तो अब क्या हो गया कि अब लोगों का ध्यान जो है सो अब थोड़ा धार्मिक भी होने लगा कुछ। जैसे कि अभी आपने देखा कि वो लोग अर्थ को अपनी मदर के रूप में मानते थे और उसकी पूजा करने लगे। तो इस तरह से अब कुछ धार्मिक भावनाएं भी लोगों में जागनी शुरू हो गई। जो मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन था न्यूलिथिक मैन का, वो क्या था, व्हील का इन्वेंशन। यानी कि सबसे मतलब कि रिमार्केबल यानी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट इसमें थी, इस काल में थी, वो क्या थी, उसने व्हील का इन्वेंशन किया था। तो अब जब लोगों ने व्हील का इन्वेंशन कर लिया तो अब वो व्हील का यूज़ किस लिए करते थे, स्लेजेस बनाने के लिए और चैरियोट्स यानी कि रथ बनाने के लिए। स्लेजेस यानी कि देखिए इस तरह घुमा करके इस पर मिट्टी के बर्तन, स्पॉट वगैरह वो बनाने सीख गए थे। दे आल्सो यूज द व्हील्स फॉर एक्टिविटीज़ लाइक स्पिनिंग एंड पोइट्री। स्पिनिंग यानी कि ऐसे घुमाना, खाली टाइम में घुमा के खेलना वगैरह, और पोइट्री यानी कि पोइट्री वगैरह, ये सब पॉट वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ करने लगे थे। द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पॉटरी। तो सबसे पहले जो पॉटरी का डेवलपमेंट किया वो किसने किया था, न्यूलिथिक एज के ह्यूमन बीइंग ने किया था। इस तो जो फर्स्ट पॉटरी था उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन जिम्मेवार था, यानी किसने किया, तो वो न्यूलिथिक एज के मैन ने किया था। शुरुआत में जो थे इन्होंने यूज़ किया वो हैंडमेड पॉट्स हुआ करते थे, हाथों से बने हुए थे और उसे सिंपली धूप में सुखा लिया जाता था और उसका यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सीखा कि इसको हम जो क्ले पॉट्स हैं इन्हें हम पका करके भी यूज़ कर सकते हैं। और वो ज़्यादा जब ये इन्होंने पका करके फायर में उसका यूज़ करना किया तो वो जो आग में पके हुए होते थे पॉटरी, वो ज़्यादा लस्ट यानी चमकदार, स्ट्रेंथ मजबूत और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा समय तक वो टिकते थे। क्योंकि डायरेक्ट मिट्टी में को जब धूप में सुखा के यूज़ करते थे तो उसमें ग्रेन्स वगैरह तो स्टोर कर सकते थे, लेकिन अगर उसमें पानी लाते तो वो मिट्टी पिघल के वापस घुल जाती थी। लेकिन जब ये बेक किया हुआ रहता था ना, जो घड़े अभी आप देखते हैं मार्केट में, उन सभी को जो है सो आग में एकदम हाई टेम्परेचर में भट्टी में पकाया जाता है, तभी वो उस तरह से लाल हो जाते हैं पककर और स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके बाद हम उसमें पानी डालते हैं तो वो मिट्टी पिघलता नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने अब सीख लिया था। और उसके बाद इन्होंने पॉट्स पर तरह तरह के अब डेकोरेट करना भी सीख लिया था, जैसे फ्लावर्स और लीव्स वगैरह से वो डेकोरेट करने लगे थे। इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पॉट्स इन किल्न। तो ऐसा हुआ होगा कि जब वो क्ले पॉट्स को किल्न में यानी कि जो भट्टी है उसमें इसको बेक कर रहे होंगे, तभी उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया कि जो मेटल्स है ना, मेटल से और जो है उससे मेटल्स निकालना उन्होंने सीख लिया। कैसे कि जब उसमें गर्म हुआ तो मेटल पिघल गया और पिघल करके और से जो है वो पिघल के अलग हो गया। तो इस तरह से उन्होंने मेटल को डिस्कवर कर लिया न्यूलिथिक एज में। इट इज़ बिलीव दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। ऐसा माना जाता है कि जो कॉपर है ना वो फर्स्ट मेटल था जिसे आदमी ने डिस्कवर किया था। इसलिए स्टोन एज का जब अंत हो गया तो उसके बाद कौन सा एज आया, मेटल एज आया, जब आदमी ने स्टोन के साथ साथ, स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर टूल्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। और ये समय जब स्टोन एज ख़त्म हो गया तो जो समय आया मेटल एज वाला, तो इस समय को, इस टाइम पीरियड को किस नाम से जाना गया, तो क्या
कैलकोलिथिक पीरियड के नाम से जाना गया, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कैलकोलिथिक एज के बारे में। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप ये जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि अप टू दिस पीरियड, इस समय तक, यानी कि जो स्टोन एज चल रहे थे ना, तीनों स्टोन एज जो चले, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, इस तरह के एज में पूरी दुनिया में जितनी भी घटनाएं हुई और जो भी टूल्स वगैरह मिले पूरे वर्ल्ड के सब पार्ट में, वो सभी कैसे थे, सिमिलर थे। लेकिन इसके बाद जब मेटल एज आया, मेटल का रिवोल्यूशन हुआ, मतलब मेटल की क्रांति आई, तो उसके बाद जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का जो प्रोसेस था ना, वो सोसाइटी का, वो अलग अलग डिफरेंट स्पीड लेवल से अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के अलग अलग स्पीड से नोटिस किया गया। यानी कि कहीं पे ज़्यादा तेज़ी से लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया, तो कहीं पे लोग उसको नहीं बना पा रहे थे, तो वो पीछे थे। अलग अलग स्टेज में देखा गया। जैसे कि अभी आप ही देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं, क्या सभी ने डेवलपमेंट एक जैसा करी है? नहीं करी है। अमेरिका देखिए कितनी ज़्यादा डेवलप है, तो बहुत से देश एशिया के ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ही पीछे हैं। अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज़ हैं जो अभी भी बहुत ही पीछे हैं, गरीब हैं। तो इस तरह से उसमें भी तो पहले जो स्टोन एज था तब तक सब जगह इक्वल था, लेकिन उसके बाद जब मेटल एज आया ना, तब धीरे धीरे सब जगह अलग अलग स्पीड लेवल होने लगा डेवलपमेंट का। तो इस प्रकार से जो न्योलिथिक मैन था, उसने सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाया था। यानी कि अब जो न्योलिथिक मैन पीरियड था, इसके बाद से अब क्या हुआ, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ इसके बाद से। तो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशंस के बारे में। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इससे क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और फिर चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।